लेकिन आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 को थॉरोली करना है। इसमें जो टॉपिक्स मैं आपको करवाऊंगा इससे रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी करनी है। और चैप्टर नंबर 1 में ही यूनिट से रिलेटेड क्वेश्चन ही आएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुका हूं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि अगर आप चाहते हैं कि न्यूमेरिकल इजीली सॉल्व हो सकें और एमसीक्यूज इजीली सॉल्व हो सकें तो ऑल यूनिट शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। तो इसके चैप्टर नंबर 1 से रिलेटेड काम भी मैं आपको दे रहा हूँ आज पहले लेक्चर में कि आपने घर में बैठ के जो फर्स्ट की बुक है उसके तमाम के तमाम यूनिट्स जो है उनको इनलिस्ट करना है। तो उसी के साथ स्टार्ट करते हैं विद डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स। वैसे तो फिजिक्स को हम मुख्तलिफ तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन आपकी जो बुक में डेफिनेशन है वो है ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी, मैटर एंड देयर म्यूचुअल रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, आपको कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी भी पता होना चाहिए एंड कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर भी। मैं डेफिनेशन की बात नहीं कर रहा। डेफिनेशन में तो आप कहते हैं कि मैटर जो है एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज सम स्पेस एंड हैव सम वेट, तो हम उसको मैस बोलते हैं, हम उसको मैटर बोलते हैं। जबकि एनर्जी आप जानते हैं कि एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। लेकिन एनर्जी के बारे में तो हमें पता है कि इट कैन बी मेजर्ड, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी। क्या मैटर भी फिजिकल क्वांटिटी है? आंसर इज नो, मैटर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। मैटर को मेजर करने के लिए जो फिजिकल क्वांटिटी इस्तेमाल होती है वो कौन सी है? वो मैस है। तो मैस इज अ फिजिकल क्वांटिटी, मैटर इज नॉट। सो व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर? यही कि वन फॉर्म ऑफ द मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू अनदर फॉर्म ऑफ द मैटर, और यही कि टोटल अमाउंट ऑफ मैस रिमेन्स कांस्टेंट। हालांकि आप इसको एनर्जी के साथ लिंक करेंगे, थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा। एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एनर्जी? एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन चेंज इट्स वन फॉर्म इनटू अनदर फॉर्म। एंड हमें पता है कि एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। हीट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, लाइट इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी, एटसेट्रा। एंड व्हाट इज द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन दिस? म्यूचुअल रिलेशनशिप क्या है एनर्जी और मैटर के दरमियान? क्या आप कोई प्रैक्टिकल लाइफ की ऐसी एग्जाम्पल दे सकते हैं जो कि हमें एनर्जी और मैटर के दरमियान इस म्यूचुअल रिलेशनशिप को बताए? तो ज़्यादा मुश्किल एग्जाम्पल सोचने की जरूरत नहीं है। आप फुटबॉल को किक लगाते हैं, फुटबॉल मैटर है, आप उसको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। आप पेन उठाते हैं, आप लिखते हैं, आप कोई भारी ब्लॉक उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। ये सारे के सारे एनर्जी और मैटर के कनेक्शन हैं। स्टूडेंट, आप अपने माइंड में, जहन में भाइए और देखिए, क्या आपको माइंड में कोई ऐसी चीज़ आती है जो ना मैटर हो और ना एनर्जी हो? सोचिए। अब आप कह सकते हैं कि जी सर हम एक ऐसी चीज़ है जो देखते हैं लेकिन वो मैटर भी नहीं है और एनर्जी भी नहीं है, और वो है ख्वाब, ड्रीम्स। लेकिन ख्वाब में भी आप जो देखते हैं वो या तो मैटर होता है या एनर्जी होती है। सो कैन आई से दैट फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ यूनिवर्स? क्योंकि फिजिक्स मैटर को भी स्टडी करता है और एनर्जी को भी स्टडी करता है। जरा इस बात पे आप लोगों ने सोचना है। सो द म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैटर एंड एनर्जी इज ब्यूटीफुली डिस्क्राइब बाय दिस सिंपल इक्वेशन, आइंस्टाइन मैथ एनर्जी रिलेशनशिप, E इज इक्वल टू mc²। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस इक्वेशन की अंडरस्टैंडिंग ऐसे लेते हैं, जो कि गलत है। वो ये समझते हैं कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट के स्क्वायर से मूव करवाएं तो वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। दिस इज नॉट द केस, ऐसा नहीं होता। आप किसी भी मटेरियल ऑब्जेक्ट को स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं करवा सकते, ये तो फिर स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर है। दरअसल इस इक्वेशन में हमें जस्ट ये सिंपली बताती है कि एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मैस एंड मैस कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। वी हैव सो मेनी एग्जांपल जिसमें हम देखते हैं कि मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, बर्निंग की आप एग्जाम्पल देख लें, इसमें मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होता है। बट डू वी हैव एन एग्जाम्पल इन विच एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैस? क्या ऐसी कोई एग्जाम्पल है जिसमें एनर्जी मैस में कन्वर्ट हो जाती है? द आंसर इज यस। सोचिए, सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 19, टॉपिक का नाम क्या है? पेयर प्रोडक्शन। पेयर प्रोडक्शन में क्या होता है? एक गैमा रे फोटोन आता है और न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है वो फील्ड के साथ इंटरेक्ट करके क्या बनाता है? इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, जिनका मैस होता है ईच हैव मास ऑफ 9.1 into 10⁻³ kg। सो यस, वी कैन कन्वर्ट एनर्जी इनटू मैस एंड वी कैन कन्वर्ट मैस इनटू एनर्जी एज वेल। सो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हमें बताती है कि जितना ज़्यादा मैस होगा उसकी उतनी ज़्यादा एनर्जी बनेगी। हियर आपको पता है साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को खत्म करने के लिए हमें कोई ना कोई कांस्टेंट लगाना पड़ता है। यहाँ पर जो कांस्टेंट है वो हमारा c² है। c² इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। So that is why this equation is written as a energy can be converted into mass and mass can be converted into energy, and here c² is just a constant of proportionality. So कुछ होम टास्क आपको देते हैं। आप लोगों ने क्या करना है? बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आप लोगों ने 1 ग्राम, 1 AMU, मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैस ऑफ प्रोटॉन, इन सबके एनर्जी इक्विवेलेंट निकालने हैं। आपने ये देखना है कि इनकी एनर्जी कितनी हो सकती है। वो एनर्जी आपने जाउल में भी निकालनी है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालनी है, और वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी निकालनी है। यूनिट कन्वर्जन आपको लाजमी आनी चाहिए, और इसीलिए आपको मैं ऐसे होम टास्क देता रहूँगा जो कि आपके इस यूनिट कन्वर्जन वाले पैरामीटर को भी इंप्रूव करें। तो स्टूडेंट्स, किसी भी पार्टिकल की जो टोटल एनर्जी होती है उसको कैलकुलेट करने की इक्वेशन बेसिकली ये होती है। आप जो E इक्वल टू mc² देखते हैं वो इसी से डिराइव है। ये इक्वेशन हमें किसी भी पार्टिकल की रेस्ट मैस एनर्जी और उसकी मूविंग एनर्जी की बात बताती है। इसमें जो हमारे पास पार्टिकल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं क्वांटम ऑफ मैटर। जो क्वांटम ऑफ मैटर होते हैं वो होते हैं जिनका रेस्ट मैस होता है या जिनका इंट्रिंसिक मैस होता है। लाइक इलेक्ट्रॉन, इसका इंट्रिंसिक मैस है, इसका रेस्ट मैस है 9.1 into 10⁻³ kg। जबकि कुछ होते हैं क्वांटम ऑफ एनर्जी। क्वांटम ऑफ एनर्जी लाइक फोटॉन, फोटॉन का कोई रेस्ट मैस नहीं होता। तो क्वांटम ऑफ एनर्जी के लिए यही इक्वेशन से निकल आता है E इज इक्वल टू PC, जो कि आप चैप्टर नंबर 19 में पढ़ते हैं। और क्वांटम ऑफ मैटर के लिए ये वाला एलिमेंट, बिकॉज वो स्पीड ऑफ लाइट से मूव नहीं कर सकते, तो हमारे पास E इज इक्वल टू m0c² के बराबर आता है। सो दैट इज वेयर दीज इक्वेशंस आर गोइंग टू बी डिराइव्ड। तो स्टूडेंट, अगर आप फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स सिर्फ थ्योरेटिकल साइंस नहीं है, इट्स अ प्रैक्टिकल साइंस। और जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं, आप चीज़ों को मेजर करते हैं, क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं, आप फोर्स को मेजर कर सकते हैं, आप मैस को मेजर कर सकते हैं। और ऐसी तमाम क्वांटिटीज़ जिनको आप मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज़। सो क्वांटिटीज़ दैट कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, या the quantities in terms laws of physics are explained. For example, when we write F is equal to ma, so we explain force with the help of mass and acceleration. So physical quantities की मदद से आप फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करते हैं। हर चीज़ को आप मेजर नहीं कर सकते। कभी नहीं आपने सुना होगा कि आज एक बंदे को 5 किलो गुस्सा है या आज वो 2 किलो गम में है। हैप्पीनेस, सॉरो, ये फीलिंग्स हैं, दे कैन नॉट बी मेजर्ड। चलें आपसे एक क्वेश्चन और है, ये बताएं, फीवर, बुखार, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? तो बुखार एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, बिकॉज जब हम किसी चीज़ का, किसी बॉडी का बुखार नाप रहे होते हैं तो दरअसल हम उसका टेम्परेचर देख रहे होते हैं, और टेम्परेचर देख के हम अंदाजा लगाते हैं कि उसको कितना बुखार है या नहीं।
सो fear is not a physical quantity. हाँ, टेम्परेचर इज अ फिजिकल क्वांटिटी. सो आई होप अब फिजिकल क्वांटिटीज कौन कौन सी हैं आपने फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर की बुक में जितनी भी क्वांटिटीज पढ़ी हैं, आप शुरू हो जाए डिस्प्लेसमेंट से, डिस्टेंस से, वेलोसिटी से, स्पीड से, एक्सेलरेशन से, मोमेंटम, मैस, सारी फिजिकल क्वांटिटीज. जी तो स्टूडेंट्स, व्हेन वी टॉक अबाउट फिजिकल क्वांटिटीज तो उसके लिए हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज. बेस क्वांटिटीज जो है इनकी तादाद सिस्टम इंटरनेशनल में 7 होती है. अगर आप एफपीएस सीजीएस में जाएंगे या एनकेएस में जाएंगे तो उनमें 3 भी हो सकती है, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल की जब आप बात करते हैं तो उसमें बेस क्वांटिटीज देयर आर 7 बेस क्वांटिटीज. उनमें लेंथ शामिल है, मैस शामिल है, टाइम शामिल है, लुमिनस इंटेंसिटी शामिल है, और इलेक्ट्रिक करंट शामिल है, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर शामिल है, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस शामिल है. ये 7 क्वांटिटीज बेस हैं और आपको इनको वन याद रखने की जरूरत है, क्योंकि जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो तो इनफाइनाइट है, तो उनको तो आप याद रख नहीं सकते. तो अगर आपसे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेस क्वांटिटी, तो फिर आप ये 7 को याद रख लीजिए. वो क्वांटिटी जो इन 7 में नहीं है वो बेस क्वांटिटी है. तो इस तरीके से आप इस तरह के क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं. स्टूडेंट्स, जब भी हम किसी बेस क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने पड़ते हैं. सो व्हेन वी मेजर अ बेस क्वांटिटी तो उसके हमारे पास 2 स्टेप्स होते हैं. पहला तो हम किसी स्टैंडर्ड का इंतखाब करते हैं, चॉइस ऑफ द स्टैंडर्ड, यानी कि हम किसी यूनिट का इंतखाब करेंगे. फॉर एग्जांपल, अगर आपने लेंथ को मेजर करना है, आप दुकानदार के पास जाकर जब कहते हो कि मुझे ये वाला सूट पसंद है, मुझे कपड़ा दे दो, तो उसका पहला जो सवाल होता है आपसे होता है क्या होता है, कितना. यानी कि वो मेजर करने के लिए आपसे यूनिट पूछ रहा होता है. 5 मीटर आप बताएंगे, 6 मीटर आप यूनिट को बताएंगे. अब फर्स्ट कीजिए कि हम बिल्कुल स्टार्ट की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आपको इस यूनिट को डिफाइन करना होगा. फिर आप कहेंगे कि 1 मीटर वो फासला है जो कि वो प्लेटिनियम और रेडियम की वो जो सुराख बनी हुई है उसके 2 पॉइंट के दरमियानी फासला है, या 1 मीटर वो फासला है जो रोशनी खला में से गुजरते हुए 1 सेकंड के 299.792 और 458 पार्ट में तय करती है. आप डिफाइन करेंगे यूनिट को. यूनिट की डेफिनेशन देखिए कि इट्स मिनिमम रेफरेंस वैल्यू ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी. जो छोटी छोटी वैल्यू होती है उसकी फिजिकल क्वांटिटी की, हम उसको यूनिट बोलते हैं. और दूसरा जो तरीका है, जो दूसरा स्टेप है, वो है एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्रोसीजर थ्रू व्हिच योर क्वांटिटी इज गोइंग टू बी मेजर्ड विद दैट यूनिट. आपने ये तो बता दिया कि 1 मीटर इतना होता है, अब क्या करना पड़ेगा आपको, अब आपको उस लेंथ के साइज के मीटर रॉड बनाना पड़ेंगे और पूरी दुनिया में उनको फैला दें ताकि जहां से भी मीटर की कैलकुलेशन हो वो सेम हो. सो इन 2 स्टेप्स पर अमल करते हुए आप किसी भी बेस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं. अब सवाल ये पैदा होता है कि जो क्वांटिटीज आप यूनिट के इंतखाब से मेजर करते हैं उस यूनिट में कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए. आपकी बुक में 2 लिखी हुई हैं एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज एक्सेसिबल एंड इनवेरिएबल. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेसिबल. एक्सेसिबल का मतलब स्टूडेंट्स होता है ईजी टू यूज, यानी कि यूनिट की सिलेक्शन के वक्त आपने ये चीज़ जहन में रखनी होती है कि ऐसा यूनिट हो जो कि ईजिली यूज कर सकें. अब सोचिए जरा कि सिस्टम इंटरनेशनल में लेंथ का यूनिट मीटर क्यों है, सेंटीमीटर क्यों नहीं है या नैनोमीटर क्यों नहीं है. क्योंकि हमने मोस्टली जो लेंथ मेजर करनी होती है उसके लिए मीटर और कंफर्टेबल होता है. मैंने ऑल नहीं कहा, मोस्टली कहा है. अगर ऑल कहता है तो देखिए लिखा हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल स्टैंडर्ड. आइडियल इज दैट थिंग व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट इन द रियल लाइफ. तभी तो हम इनको आइडियल कह रहे हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है, ये आइडियल है. तो एक आइडियल यूनिट, एक अच्छा यूनिट वो है जो एक्सेसिबल हो, ईजी टू यूज हो. अब अनफॉर्चुनेटली ये वो प्रॉपर्टी है जो कि एक ही यूनिट में 100% नहीं पाई जाती. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मीटर रॉड की मदद से इस कमरे की लंबाई को, लेंथ को मेजर करोगे तो मीटर रॉड आपके लिए एक्सेसिबल होगा. लेकिन अगर आप इसी मीटर रॉड से लाहौर से कराची तक के रोड की लंबाई मालूम करेंगे तो फिर ये मीटर एक्सेसिबल यूनिट नहीं होगा. सो एक यूनिट जो एक सिचुएशन में एक्सेसिबल है वो दूसरी सिचुएशन में हो सकता है कि एक्सेसिबल ना हो. ऑन द अदर हैंड, दूसरी प्रॉपर्टी होनी चाहिए एक आइडियल स्टैंडर्ड में, वो इनवेरिएबल होनी चाहिए, यानी कि उसके स्टैंडर्ड की जो डेफिनेशन है वो तब्दील नहीं होनी चाहिए. अब अगर आप मीटर रॉड की एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक मेटालिक मीटर रॉड है तो उसकी गर्मियों में लेंथ टेंपरेचर के बढ़ने की वजह से थोड़ी सी बढ़ सकती है, सर्दियों में टेंपरेचर कम होने की वजह से उसकी लेंथ में थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है. फिर हमें क्या करना चाहिए, हमें मीटर की वो डेफिनेशन करनी चाहिए जो इनवेरिएबल हो, जो तब्दील ना हो. क्या ऐसी डेफिनेशन है? हाँ जी है. आप जानते हैं कि खला में रोशनी की रफ्तार कांस्टेंट रहती है, इट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो फिर हमने कहा कि 1 मीटर वो फासला है जो रोशनी खला में से गुजरते हुए 1 सेकंड के 299,792,458 पार्ट में तय करती है. आपकी मैट्रिक की बुक में डेफिनेशन लिखी हुई. एंड बाय द वे, जो आपकी फर्स्ट ईयर की बुक है उसके आखिर में अपेंडिक्स में एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सारे के सारे बेस यूनिट को डिफाइन किया हुआ है. वो आपने लाजमी याद करना है. इट इज पार्ट ऑफ योर सिलेबस. सारी की सारी बेस यूनिट की डेफिनेशन को आपने याद करना है. सो अब देखें, जो यूनिट की डेफिनेशन इनवेरिएबल है, फॉर एग्जांपल स्पेस में हमने जब मीटर को डिफाइन किया वो एक्सेसिबल नहीं है. अगर आपने एक दुकानदार ने कपड़ा मेजर करना है तो वो स्पेस में जाकर तो नहीं कर सकता. इट मीन्स कि कुछ यूनिट ऐसे हैं जो एक्सेसिबल हैं, कुछ यूनिट ऐसे हैं जो इनवेरिएबल हैं. तो हमें इनके दरमियान चॉइस करनी पड़ती है. सम टाइम हम एक्सेसिबिलिटी को प्रेफर करते हैं और सम टाइम हम इनवेरिएबिलिटी को प्रेफर करते हैं. इसके अलावा जो यूनिट की प्रॉपर्टीज होनी चाहिए आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये भी होनी चाहिए वेल डिफाइंड हो, उसकी डेफिनेशन हर में आप पूरी उतरती हो, मॉडरेट इन साइज हो, ना छोटा हो ज्यादा ना बड़ा हो, ना किलोमीटर हो ना नैनोमीटर हो, मीटर इट्स मॉडरेट. इनवेरिएंट विद टाइम हो, टाइम के साथ साथ, जैसा मैंने भी आपको मीटर रॉड एग्जांपल दी थी कि सर्दियों और गर्मियों में उसकी लेंथ चेंज हो सकती है, वो ना हो. इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल हो. फॉर एग्जांपल हो सकता है किसी गांव में हम गिनठों के हिसाब से लेंथ मेजर करें, लेकिन अमेरिका में या इंग्लैंड में या यूरोप में तो इसके हिसाब से लेंथ मेजर नहीं होती. और इम्पेरिशेबल हो, उसका यूज जारी रहे, ऐसा ना हो कि डिफरेंट डिफिकल्टीज की वजह से उसका यूज खत्म हो जाए. जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो व्हाट डू यू मीन बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट फिजिकल क्वांटिटी. मैग्नीट्यूड का मतलब होता है स्टूडेंट्स द प्रोडक्ट ऑफ नंबर एंड यूनिट. फॉर एग्जांपल 1000 किलोग्राम हियर इज कंप्लीट मैग्नीट्यूड. तो इसमें जो 1000 है इट्स अ नंबर और जो किलोग्राम है इट्स अ यूनिट. लेट्स से q हमारा मैग्नीट्यूड है. तो मैग्नीट्यूड कैसे लेते हैं आप, नंबर मल्टीप्लाई बाय द साइज ऑफ द यूनिट. अब मैं 1 किलोग्राम को 2 मुख्तलिफ सूत्रों में लिखता हूं. देखें, 1 किलोग्राम को मैं 1000 ग्राम भी लिख सकता हूं. अब किलोग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन MKS सिस्टम एंड SI सिस्टम, जबकि 1000 ग्राम इज द यूनिट ऑफ मास इन CDS सिस्टम. तो क्या किलोग्राम और 1000 ग्राम बराबर नहीं होते? जी हाँ, बिल्कुल बराबर होते हैं. तो इसका मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिएगा, मैं इसको बता रहा हूँ जरा आहिस्ता से, कि विद चेंजिंग दी यूनिट्स
या विद चेंजिंग द मेजरिंग सिस्टम द मैग्नीट्यूड ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी डू नॉट चेंज। जो फिजिकल क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड होता है इट डज नॉट चेंज, ये चेंज नहीं होता, ये कांस्टेंट रहता है। मींस के जो मतलब 1 किलोग्राम का है वही 1000 ग्राम का है। तो देखें 1 इज अ नंबर, किलोग्राम इज अ यूनिट, 1000 इज अ नंबर, ग्राम इज अ यूनिट, 10 रेज़ टू पावर 6 इज अ नंबर एंड मिलीग्राम इज अ यूनिट। तो आप देख सकते हैं क्योंकि ये सारे मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं तो मैं कहूंगा कि n1u1 इज इक्वल टू n2u2 इज इक्वल टू n3u3। और यहां से जो हमें बात देखने को मिली वो ये कि जब आप एक नंबर को उसके यूनिट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहता है, वो मेजरिंग सिस्टम से चेंज नहीं होता। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि नंबर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ द यूनिट। देखें कि जब साइज ऑफ द यूनिट बड़ा था, किलोग्राम था, तो नंबर सिर्फ 1 था। जब साइज ऑफ यूनिट छोटा हुआ, साइज ऑफ यूनिट किलोग्राम से छोटा होकर ग्राम हुआ, तो जैसे ही यूनिट छोटा हुआ नंबर बड़ा हो गया। सो हमारे पास अब जो नंबर आएगा, अगर यूनिट छोटा हो गया है, अगर यूनिट किलोग्राम से ग्राम हो गया है तो नंबर कितना आ गया? नंबर आ गया हमारे पास 1000 ग्राम। सो द नंबर ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, जो मैग्नीट्यूड का जो नंबर है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ द यूनिट। जी तो स्टूडेंट्स, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आपको मेजरिंग सिस्टम चाहिए होते हैं। वी हैड इन द पास्ट मेनी मेजरिंग सिस्टम्स। उनमें एफपीएस सिस्टम है जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी बोलते हैं, सीटीएस सिस्टम भी है जिसको गॉसियन सिस्टम भी बोलते हैं, वी हैव एमकेएफ सिस्टम एंड वी हैव एसआई सिस्टम। मैं यहाँ पर एक चीज़ वादे करता चलूँ कि जब आप न्यूमेरिकल परफॉर्म करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, कभी कभार आपको सुनने को मिलेगा मैट्रिक सिस्टम या नॉन मैट्रिक सिस्टम। तो इसके बारे में डिफरेंस भी वादे कर लीजिए। मैट्रिक सिस्टम प्लेज विद द पावर ऑफ टेंस, लाइक आपका जो एमकेएफ सिस्टम है या जो एसआई सिस्टम है या सीडीएस सिस्टम है, ये 10 की पावर से लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप एमकेएफ सिस्टम में बात करें तो लेंथ का यूनिट मीटर, थोड़ा सा लेंथ बड़ी होगी तो किलोमीटर, ठीक है जी, और उससे ज़्यादा बड़ी हुई तो फिर आप मेगा भी ले सकते हैं, गीगा भी ले सकते हैं। तो इट प्लेज विद द पावर ऑफ टेंस। लेकिन जो नॉन मैट्रिक सिस्टम है उसमें 10 की पावर इस्तेमाल नहीं होती। आपका जो एफपीएस सिस्टम है ये नॉन मैट्रिक सिस्टम है और यही वजह है कि ये खत्म हो गया, बिकॉज मैथ्स कम है तो पाउंड, अगर ज़्यादा है तो फिर स्लग, अगर ज़्यादा है तो फिर टन, यानी कि आपका यूनिट का नाम ही चेंज हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि नॉन मैट्रिक सिस्टम डू नॉट इन्वॉल्व द पावर ऑफ टेंस, जिनको आप प्रीफिक्सेस बोलते हैं, जबकि जो मैट्रिक सिस्टम है इट प्लेज विद द प्रीफिक्सेस। सो अगर हम देखें एफपीएस, सीडीएस और एमकेएफ सिस्टम को, तो इसमें जो पहला यूनिट है एफपीएस सिस्टम में फुट लेंथ का यूनिट है, सीडीएस सिस्टम में पहला जो सी है दैट इज सेंटीमीटर लेंथ का यूनिट है, और एमकेएफ सिस्टम में जो एम है ये इट स्टैंड फॉर मीटर, ये भी लेंथ का यूनिट है। सिमिलरली पाउंड मैथ का यूनिट, ग्राम मैथ का यूनिट और किलोग्राम मैथ का यूनिट एंड सेकंड टाइम का यूनिट। सो इन 3 मेजरिंग सिस्टम के जो बेस यूनिट हैं ये 3 फिजिकल क्वांटिटीज लेंथ, मैथ और टाइम पे बेस करते हैं। अब अगर आप एमकेएफ सिस्टम के 3 यूनिट्स में 4 यूनिट्स और ऐड कर दें, मोल, केल्विन, कैंडेला एंड एम्पेयर, तो ये 4 यूनिट्स ऐड करने से आपके टोटल यूनिट बन जाते हैं 7। तो फिर क्या बन गया? एसआई सिस्टम बन गया। यानी कि एमकेएफ सिस्टम के जो 3 बेस यूनिट थे, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, उसमें आपने 4 यूनिट्स और ऐड किए, मोल, केल्विन, कैंडेला एंड एम्पेयर, तो वो क्या बन गया? वो एसआई सिस्टम बन गया। सो हम कह सकते हैं, इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि एसआई इज एन एक्सटेंशन ऑफ एमकेएफ सिस्टम, या एमकेएफ सिस्टम इज मोस्ट क्लोजली रिलेटेड टू एसआई सिस्टम। दोनों एक नहीं है, रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल एसआई सिस्टम में जो फोर्स का यूनिट है वो न्यूटन है, जबकि एमकेएफ सिस्टम में फोर्स का यूनिट किलोग्राम वेट है, तो इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। सो जब आप एसआई सिस्टम की बात करते हैं तो एसआई सिस्टम में जो टाइप ऑफ यूनिट्स हैं इन एसआई सिस्टम, वो 3 तरह के यूनिट्स हैं। वी हैव बेस यूनिट्स, मीटर, किलोग्राम, सेकंड, मोल, कैंडेला, एम्पेयर एंड केल्विन। देन वी हैव डिराइव्ड यूनिट्स, इनफाइनाइट डिराइव्ड यूनिट्स, यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। तो क्योंकि डिराइव्ड क्वांटिटीज इनफाइनाइट है तो फिर उनके यूनिट्स भी इनफाइनाइट है। एंड देन वी हैव 2 यूनिट्स जिनके बारे में ये डिसाइड नहीं किया जा सका कि वेदर दे आर बेस और डिराइव्ड, तो उसको एक और कैटेगरी में डाल दिया गया और उनको कहा गया सप्लीमेंट्री यूनिट्स। एंड स्टूडेंट्स, देयर आर 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स, रेडियन एंड स्टेरेडियन। अब ये रेडियन और स्टेरेडियन 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, इनके बारे में जरा देखते हैं। रेडियन जो है, अब रेडियन एक यूनिट है, सोचें इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या है। रेडियन एक यूनिट है और इसकी फिजिकल क्वांटिटी है प्लेन एंगल, यानी कि रेडियन इज द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल। ये 2 डायमेंशनल एंगल है और ये एक सर्कल के लिए यूज होता है। तो फर्स्ट कीजिए, लेट अस डिफाइन रेडियन। फर्स्ट कीजिए हमारे पास एक सर्कल है, तो जरा गौर से देखिए कि इन 2 रेडियाई ने मिलकर पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस से ये वाला पार्ट जो है वो कट कर दिया, इतना पार्ट, और इस तरीके से इन 2 रेडियाई के दरमियान एक आर्क बन रही है और उसकी जो लेंथ है दैट इज एस। सो 2 रेडियाई के दरमियान बनने वाला एंगल जो है वो 1 रेडियन होगा अगर ये आर्क लेंथ और ये रेडियस बराबर हो जाए। यानी कि लेट अस से अगर ये रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो आर्क लेंथ भी अगर 2 सेंटीमीटर है तो फिर हम कहेंगे कि बनने वाला जो एंगल है वो किसके बराबर है? वो 1 रेडियन के बराबर है। सो ये कहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं? वी नो दैट एस इज इक्वल टू आर थीटा और कहाँ से थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर। अब जरूरी तो नहीं कि 2 रेडियाई के दरमियान जो बनने वाला एंगल है उसमें आर्क लेंथ और रेडियस बराबर ही हो। फॉर एग्जांपल अगर आर्क लेंथ हाफ आर के बराबर है तो आप ये आर्क लेंथ की जगह हाफ आर यहाँ पर हाफ आर रखें, आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा विल बी इक्वल टू हाफ रेडियन। अगर आपसे कोई पूछ लेता है कि हाउ मेनी रेडियंस आर इन अ सेमी सर्कल, सेमी सर्कल में कितने रेडियंस हैं, तो सेमी सर्कल जो है आधा सर्कल, आपको पता है कि पूरे सर्कल की लेंथ कितनी होती है? 2 पाई आर, जिसको आप सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल भी बोलते हैं। तो हाफ सर्कल के लिए कितनी हो जाएगी? एस इज इक्वल टू पाई आर। अब ये पाई आर अगर आप इधर पुट करेंगे तो आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो फिर थीटा कितना आ जाएगा आपके पास? पाई रेडियन। एंड सिमिलरली अगर ये पूरे सर्कल की आप बात करते हैं तो सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल जो है सारे का सारा वो किसके बराबर होता है? 2 पाई आर के बराबर। एंड थीटा इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। अगर आप एस की जगह पर यहाँ पर 2 पाई आर रखें तो आर आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, जबकि थीटा किसके बराबर आ जाएगा? 2 पाई रेडियन। सो इस तरीके से आपसे जितने भी क्वेश्चन होंगे रेडियन से रिलेटेड वो आप इस इक्वेशन की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। सो जिस तरह से रेडियन वाज अ 2 डायमेंशनल एंगल, रेडियन वाज 3 डायमेंशनल एंगल, इट वाज अ सॉलिड, इट इज अ सॉलिड एंगल, यानी कि इसकी जो फिजिकल क्वांटिटी है वो क्या है? वो है सॉलिड एंगल। सो इट्स अ 3 डायमेंशनल एंगल, और जिस तरह से रेडियन सर्कल के लिए यूज होता है तो बिल्कुल वैसे ही जो रेडियन है वो एक स्फीयर के लिए यूज होता है।
सो स्टेडियम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं और इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम आपको ले चलते हैं तरबूज वाले दुकान की तरफ। आजकल तरबूज का सीजन भी है, तो वो तरबूज वाला जो बता होता है उसने एक कौन सी काट के रखी होती है ये दिखाने के लिए कि तरबूज रेड है। अभी मैं उसी कौन की बात कर रहा हूँ, ये उसका ऊपर वाला ग्रीनिश पार्ट है जिसको आप सरफेस एरिया बात करते हैं, और ये वो सारा का सारा अंदर वो रेड वाला कूदा है। तो फर्ज कीजिए कि ये जो सरफेस एरिया बन रहा है ये 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है और ये जो रेडियस है ये 5 सेंटीमीटर है। तो अब सरफेस एरिया यहाँ पे लिखा हुआ है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स मैं इस 25 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर का एज अ होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, और आप जानते हैं कि जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर के बराबर है। सो इसका मतलब है कि सरफेस एरिया बराबर है रेडियस के स्क्वायर के, सरफेस एरिया बराबर है स्क्वायर ऑफ द रेडियस के। तो अगर ये वाली कंडीशन फुलफिल हो जाए, यानी कि अगर दो रेडियाई ऑफ द स्फीयर के दरमियान बनने वाला सरफेस एरिया रेडियस के स्क्वायर के बराबर हो जाए, तो दो रेडियाई के दरमियान जो एंगल बनता है वो एक स्टेडियन कहलाता है। तो जिस तरह से हमारे पास रेडियन के लिए फॉर्मूला था थीटा इज इक्वल टू एस ओवर आर, हमारे पास रेडियन के लिए फॉर्मूला है सरफेस एरिया ओवर आर स्क्वायर। सो इफ योर सरफेस एरिया इज 1 आर स्क्वायर, तो अगर आप यहाँ पे 1 आर स्क्वायर लिखेंगे तो यू विल गेट 1 स्टेडियन। अगर आपका सरफेस एरिया हाफ आर स्क्वायर है, यहाँ पे हाफ आर स्क्वायर लिखें, यू विल गेट 1/2 स्टेडियंस। अगर आपका सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर है, तो फिर आप यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो यू विल गेट 2 पाई स्टेडियंस। और अगर आपका सरफेस एरिया एक कंप्लीट स्फीयर है, तो फिर आप स्फीयर जो पूरा होता है उसका सरफेस एरिया कितना होता है 4 पाई आर स्क्वायर, यहाँ 4 पाई आर स्क्वायर रखेंगे तो आर स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा। सो देयर विल बी 4 पाई स्टेडियंस। सो द नंबर ऑफ स्टेडियंस इन अ कंप्लीट स्फीयर आर इक्वल टू 4 पाई and the number of radians in a circle are equal to 2 pi radians.